नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड़ लगाते हुए पर्यावरण संरक्षण की बात कही। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी देश से अपील की कि वक्त रहते हमें सचेत हो जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने इस बार इस बात को लेकर आगाह किया है कि विकास का मॉडल इस तरह का हो ताकि 7 अरब लोगों के लिए धरती बची रह सके। विशेष में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हम दिखाएंगे कि बीते कुछ दशकों में पर्यावरण के मुद्दे पर क्या बड़ी पहल हुई है और इस दिशा में अभी कितना सफर तय करना बाकी है। तो शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष धरती बचाओ। पर्यावरण असंतुलन और इससे जुड़ी तमाम चुनौतियां आज पूरी दुनिया के सामने बड़ी चिंता बनकर उभरी हैं। 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर पूरी दुनिया इस चिंता को साझा करती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, लिहाजा भारत में पर्यावरण दिवस मनाने का दायरा और अहमियत भी दूसरे मुल्कों से बड़ी है। सेवन RCR में कदम का पौधा लगाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज रस्म अदायगी नहीं बल्कि एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। संदेश पर्यावरण के संरक्षण का, जिसका अहम जिम्मा हर आमोखास का है। प्रधानमंत्री ने पौधा लगाने को गर्व से जोड़कर जनता से पेड़ लगाने की अपील की है। हर परिवार के अपने वृक्ष हो, हर परिवार की अपनी पर्यावरण की संपत्ति हो। जैसे आपको अपना कार होने का गर्व होता है, स्कूटर होने का गर्व होता है, फ्लैट होने का गर्व होता है, बंगलो होने का गर्व होता है, कारखाना होने का गर्व होता है, वैसे ही आपको आपके परिवार के वृक्ष होने का भी गर्व होना चाहिए। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने क्रिकेटर विराट कोहली और रेसलर सुशील कुमार के साथ पर्यावरण भवन में वृक्षारोपण किया। पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना की शुरुआत भी की, जिसके तहत राज्यों को जंगलों के विकास के लिए योजना बनाने को कहा जाएगा। सरकार की योजना 1.25 करोड़ पेड़ लगाने की है। हम लोगों को भी चाहेंगे कि लोग इस सारे आंदोलन में सहभागी हो, लोग इसमें जुड़े। ये लोगों का जब आंदोलन होगा तभी पर्यावरण का रक्षा होगी, तभी हमारा जीवन सुसही होगा। I believe we are the people who are going to take the nation forward in every walk of life. So it's very important that we are aware and we know what we want to do, and we make the conscious effort personally to make sure that we improve our city, our country, our neighborhood every day. आज की रिक्वायरमेंट है एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए, और इससे अच्छी चीज मेरे ख्याल से तो मेरे को तो कोई लगी नहीं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, और आप लोग ये मैसेज 2 या 3 लोगों को दोगे तो मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हमें लोगों को बताना नहीं पड़ेगा ये चीज कि हाँ कि ये पेड़ लगाओ, इससे ये चीज होगा। आप देख ही रहे हो कितनी गर्मियां, आज सब परेशान है गर्मी से। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में पौधा लगाकर पर्यावरण के प्रति अपनी संजीदगी जाहिर की। उन्होंने उम्मीद जताई कि देशवासी पर्यावरण का सम्मान करेंगे। इसके अलावा देश भर में कई मंत्री और जानी मानी हस्तियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। एक समय था जब अलग अलग देश अपनी अपनी सीमाओं में पर्यावरण की रक्षा की बात करते थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के गठन के बाद ये चर्चा वैश्विक हो गई और 1972 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसका मुख्य मकसद प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा करना और पर्यावरण को बेहतर बनाना है। नवविक्रम सिंह के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। विश्व पर्यावरण दिवस पर ओजोन परत की अहमियत और इसके महीन हो जाने के दुष्प्रभावों पर भी बात करना लाजमी है। एक दौर था जब जहरीली गैसों से उत्सर्जन से ओजोन परत में एक बड़ा छेद का पता लगा, लेकिन इसे ठीक करने की अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता ने ओजोन की सेहत सुधारने में मदद की है। कारखानों से निकलने वाला ये धुआं हवा में घुलकर हमारी जिंदगी को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यही धुआं जब धरती से ऊपर ओजोन परत तक पहुंचता है तो गंभीर दुष्परिणाम सामने आते हैं। दरअसल पृथ्वी और आकाश के बीच ओजोन परत एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये कवच सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को धरती पर पहुंचने से रोकता है।
पराबैंगनी किरणों के धरती पर पहुंचने से कैंसर, फसलों को नुकसान और समुद्री जीवों को खतरा पैदा हो रहा है। दुनिया में कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए कई पहल हुई हैं और कई समझौते भी, लेकिन उत्सर्जन को लेकर अलग अलग देशों के बीच इतने विवाद रहे हैं कि मामला अब तक सुलझ नहीं पाया। ओजोन परत में हो रहे छेद के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। ओजोन लेवल्स भी अस्थमा से रिलेटेड है, प्लस ओजोन जितना बढ़ेगा तो यूवी लाइट नीचे नहीं पहुंच जाएगी। धूप होने के बावजूद भी आपको विटामिन डी नहीं बनेगा, जिससे आपको हार्ट की बीमारियां, बोन की बीमारियां, डायबिटीज की बीमारी, ये सब चीजें होने की संभावना है। सो पोल्यूशन में तो हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया होती है, इसी के चलते ओजोन गैस बनती है। ओजोन परत में कमजोरी के लिए क्लोरीन और ब्रोमीन गैस के अणु जिम्मेदार हैं। ओजोन को सबसे बड़ा खतरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC से है। इस गैस का इस्तेमाल फ्रिज या एयर कंडीशनर जैसी मशीनों में होता है जो चीजों को ठंडा रखती हैं। जब ये पता लगा कि ओजोन को नुकसान पहुंचाने के लिए इंसान ही जिम्मेदार है, तो गलती सुधारने की कोशिशें भी शुरू हुई। 1970 के दशक के दौरान ओजोन परत के पतले होने के प्रमाण मिले। ओजोन को बचाने की कोशिश 1972 में स्टॉकहोम में पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन से हुई। इसके बाद 1977 में वॉशिंगटन में 32 देशों की एक बैठक हुई, जिसमें ओजोन परत की सुरक्षा के लिए एक कार्य योजना को अपनाया गया। एक अहम पड़ाव 1985 में वियना संधि थी, जिसमें ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों पर पाबंदी पर सहमति बनी। इसके बाद ओजोन परत को कम करने वाले विषयों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सितंबर 1987 में स्वीकार किया गया। पूरी दुनिया के करीब 193 देशों ने ओजोन की सेहत में सुधारने की प्रतिबद्धता जताई है। इसी के साथ ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा है कि ओजोन परत की सेहत अब सुधर रही है। 1987 में ओजोन को 10 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन आज कार्बन डाइऑक्साइड का महज 0.5 गीगाटन ही हर साल उत्सर्जित हो रहा है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में पाया गया कि ओजोन परत में सुधार के संकेत मिले हैं। हालांकि ओजोन के पूरी तरह से ठीक होने में अभी कई और साल लगेंगे। अनु दीवान के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी पर्यावरण पर विशेष जारी रहेगा। जिंदगी जीने का अपना एक अलग अंदाज। मैंने ऐसी स्त्रियां देखी हैं, ऐसी स्त्रियां मेरे जीवन में आई हैं। मेरे जीवन में खुद ऐसा हुआ है। एक कलम जो आवाज बनी औरत की। मैं अपने साथ बेईमानी नहीं कर पाती। मैं जो लिख रही हूँ वो आपके सामने है। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ लेखिका मैत्री पुष्पा से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बढ़ती सुविधाएं, बढ़ता खतरा, विकास की दौड़ में पर्यावरण पर खतरा। कितने जागरूक, कितने जिम्मेदार। देखिए देश देशांतर विश्व पर्यावरण दिवस आज रात 8:30 बजे। Midday meals for school children. 120 million beneficiaries. State approaches to the program vary, as does the menu and food mix. Who should have the final say on this? Watch the big picture at 9:30 PM on Rajya Sabha television. दुनिया में लगातार बढ़ रहे तापमान से हर मुल्क परेशान है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को आगाह किया है कि अगर वो अपने तौर तरीके नहीं बदलता तो आने वाले दिनों में भारी मुश्किलों से हमें गुजरना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन के लक्षण अब साफ साफ हमारे सामने दिखने लगे हैं। ऐसे में विकसित और विकासशील देशों के बीच के मतभेद के चलते इस दिशा में ठोस पहल नहीं हो पा रही है। कहीं बेमौसम बारिश और बाढ़, कहीं हिमपात, कहीं सूखा और अकाल, और पिघलते ग्लेशियर। कुल मिलाकर देखें तो जलवायु परिवर्तन इस वक्त दुनिया की बड़ी समस्याओं में से एक है। जलवायु परिवर्तन को लेकर पूरी दुनिया में बहस 2.5 दशक से काफी तेज है।
इसमें विकसित और विकासशील देशों का रुख अलग अलग है और पूरे मामले पर दोनों के बीच काफी तकरार देखने को मिल रही है। धरती है तो हम हैं। अगर धरती पर ही खतरा मंडराने लगा तो हमारे जीने की गारंटी भी कमजोर होती जाती है। लिहाजा संयुक्त राष्ट्र ने इस बार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के लिए धरती को बचाने की थीम चुनकर दुनिया को आगाह किया है। यूएन ने अपील की है कि 7 अरब लोग इस धरती को प्यार से सींचें, भविष्य को ध्यान में रखकर इस्तेमाल करें, क्योंकि धरती एक ही है। कोशिशें हो रही हैं और दुनिया के करीब 100 मुल्क इस बार 30 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच पेरिस में इसी चिंता को साझा करेंगे। Un succès de la COP 21 à Paris serait déjà d'obtenir, enfin d'abord d'obtenir un accord universel pour limiter la hausse de la température pas plus de 2 degrés. Ça n'est jamais arrivé, il n'y a jamais eu d'accord universel et encore moins sur les 2 degrés. Donc si on obtient ça, ce sera extraordinaire. दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कई समझौते हुए, लेकिन सफर अभी अधूरा है। 2009 में कोपेनहेगन में हुए समझौते को पाने में हम नाकाम रहे। लिहाजा 2020 तक वैश्विक तापमान में कटौती के लिए नए सिरे से समझौते की उम्मीद की जा रही है, ताकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर लगाम कसी जा सके। लेकिन ये राह आसान नहीं। विकसित और विकासशील देश पूरे मामले पर आमने सामने खड़े नजर आते हैं। बीते महीने पेरिस की क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑफ सीईओ में जर्मनी के एंजेला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट चेंज अनुदान बढ़ाने की हिमायत की। दोनों देशों के प्रमुखों ने 2014 की तुलना में वैश्विक औसत तापमान में 2 डिग्री तक की कमी करने की बात कही। Kann ich hier sagen, Deutschland strebt an, seine internationale Klimafinanzierung bis 2020 bezogen auf das Jahr 2014 zu verdoppeln. Il doit être un cadre pour le long terme. बढ़ते तापमान का दंश हर देश को झेलना पड़ रहा है। बीते महीने भर से भारत में लू की चपेट में आकर सैकड़ों लोगों की जान गई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से न सिर्फ गर्म हवा के थपेड़े बढ़ेंगे, बल्कि इस शताब्दी के खात्मे तक समुद्र में जल स्तर 82 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा और इससे तटीय इलाके डूब सकते हैं। भारत में इस बार लू ने जलवायु में हो रहे बदलाव की स्पष्ट तस्वीर लोगों के सामने ला दी। आज क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे ऊपर बहुत बुरा खतरा है। आज आपने देखा है पिछले 6-8 महीनों में किस तरह से हमारे किसानों के ऊपर तबाही आई है, किस तरह से अनसीजनल रेनफॉल हुई है। इस देश के अंदर आज 2000 लोग मर चुके हैं हीट वेव के कारण। ये सब वो चिन्ह हैं किस तरह से क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में हो रहा है। मामले की संजीदगी से हर मुल्क वाकिफ है, लेकिन उस पर कार्रवाई न विकसित देशों में हो पा रही है और न ही विकासशील देशों में। भारत जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर विकासशील देशों की अगुवाई करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार भारत ने जलवायु परिवर्तन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। भारत को बड़े स्तर पर आर्थिक सहयोग कर रहा है। मैं चाहूंगा कि इसके साथ ही जर्मनी भारत में क्लीन एनर्जी के उपकरणों का बनाने में भी आगे बढ़े और साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज की चुनौती का हम सामना करें। ऊर्जा के इस्तेमाल से लेकर नदियां, पहाड़ और जंगलों को बचाने के लिए गंभीर नीतियों पर काम करने की दरकार लगातार महसूस हो रही है। प्रकृति ने जिस तरह जलवायु परिवर्तन के साथ साथ अपना गुस्सा दिखाया है, उससे सबक लेने की जरूरत है। प्रकृति के साथ संतुलन कायम किए बगैर धरती को बचाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पृथ्वी पर जनसंख्या और आर्थिक विकास का दबाव है। उसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र लोगों से अपनी उपभोक्ता जरूरतों पर लगाम लगाने की नसीहत दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अपील की है कि इस धरती पर रहने वाले 700 करोड़ लोग संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल करें कि धरती पर जीवन खतरे में ना पड़े। इस बरस पर्यावरण दिवस की थीम है 7 बिलियन ड्रीम्स 1 प्लैनेट कंज्यूम विद केयर। इसका ताल्लुक 7 करोड़ पृथ्वीवासियों के सपने से है, जो चाहते हैं मानव जीवन के साथ धरती पर पर्यावरण भी कायम रहे। इसके पीछे मूल भावना है कि संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह किया जाए कि धरती पर जीवन भी कायम रहे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लोगों की जरूरतें पूरी होती रहें।
लेकिन इसके लिए हमें अपनी उपभोक्ता जरूरतों पर लगाम लगानी होगी ताकि संसाधनों का अंधाधुंध दोहन रोका जा सके। यूनाइटेड नेशंस ने बिल्कुल सही कहा है विश्व पर्यावरण दिवस पे कि हमें पूरी दुनिया में सोचना पड़ेगा कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। हम लोग सब चाहते हैं कि हम अमीर हों, सब चाहते हैं कि सब लोगों के पास सुविधाएं हों, मगर कैसी सुविधाएं जब हमारे पास एक ही धरती है। और यही सवाल है कि एक धरती के अंदर हम सब कैसे रहेंगे। 7 बिलियन लोगों की ड्रीम्स हैं, उन सबको संजो के रखना है। इसका मतलब सबको कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सन 2050 तक पृथ्वी की कुल आबादी 9.6 अरब हो जाएगी। अगर हमारे उपभोग और उत्पादन का यही हाल रहा तो लोगों को मौजूदा संसाधनों का तकरीबन 3 गुना और जुटाना पड़ेगा। अपना रहन सहन कायम रखने और जिंदा रहने के लिए हमें 2 नए ग्रहों की जरूरत होगी। हालांकि कुछ लोग अन्य ग्रहों पर जाकर बस्ती बसाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस धरती पर जो हाल है उसे देखते हुए यहाँ जीवन बच पाना मुश्किल है। Climate change is one of those most severe threats. And this is not just a problem for countries on the coasts or for certain regions of the world. Climate change will impact every country on the planet. No nation is immune. So I'm here today to say that climate change constitutes a serious threat to global security, an immediate risk to our national security. And make no mistake, it will impact how our military defends our country. And so we need to act, and we need to act now. 5 जून 1972 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने स्वीडन में पर्यावरण के विषय पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान पहली बार एक ही पृथ्वी का नारा दिया गया। इसके बाद हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई। तय हुआ कि इस दिन दुनिया भर में पर्यावरण की वर्तमान चुनौतियों और इसके समाधान पर चर्चा हो। पर्यावरण दिवस मनाते हुए 4 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पर्यावरण की समस्याएं खत्म होने के बजाय बढ़ रही हैं। पूरी दुनिया, खासकर भारत में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संतुलन जैसे मुद्दों पर जागरूकता की कमी है। लोग पर्यावरण संतुलन के लिए सरकारी नीतियों से आगे नहीं सोच पा रहे हैं, जबकि सरकार की अपनी मजबूरी है। समावेशी विकास, अक्षय ऊर्जा, वन के संरक्षण, पर्यावरण रक्षा जैसे मुद्दों पर योजनाएं भी बनती हैं, लेकिन जब तक पर्यावरण को बचाने के लिए आम जन सामने नहीं आएंगे, हालात सुधरने वाले नहीं हैं। नव विक्रम सिंह के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में जमीन में एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो रहा है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और करंट साइंस जर्नल के मुताबिक जमीन उपजाऊ शक्ति खत्म होती जा रही है और जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये इलाके हमेशा के लिए बंजर हो जाएंगे। सरकार का दावा है कि देश में जंगल बढ़ रहे हैं। हालांकि स्पेस एप्लीकेशन के स्टडी सैटेलाइट से मिली तस्वीर का दूसरा रुख बयां करते हैं। इन तस्वीरों के अध्ययन से पता चला है कि भारत की 32% जमीन तेजी से बंजर हो रही है, जिस पर जल्द काबू न पाया गया तो अगले 100 साल में भारत का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। घर से बाहर निकलते समय इलेक्ट्रिकल स्विच ऑफ करते हैं क्या? हम पानी का नल का तुरंत बंद करते हैं क्या? हम क्या पानी की कम उपयोग कर रहे हैं क्या? हम सभी इंडस्ट्रीज को भी कह रहे हैं कि आप जितना पानी यूज कर रहे हो उससे आधा करो। उसका भी जो ये होगा वेस्ट होगा उसको ट्रीट करके वही रीयूज करो, हार्वेस्ट करो, रिसाइकल करो, ये सब मंत्र है। उपग्रह से मिली तस्वीरों के मुताबिक राजस्थान, कश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन राज्यों में जंगलों की कटान और बढ़ते उद्योगों ने पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंचाया है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों का लगातार इस्तेमाल, एक ही फसल उगाते रहने, पेड़ों की गैरकानूनी कटाई, खराब जल प्रबंधन और प्रदूषण से जमीन की सेहत भी बिगड़ रही है। हम कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। और अगर आप बाकी देशों में देखें, जैसे यूएस है और भी देश हैं, जहाँ पे क्लीन एयर एक्ट के अंतर्गत जो काफ़ी शहरों को अपनी एक क्लीन एयर एक्शन प्लान उन्हें बनाना होता है और इस प्लान के जरिए उनको ये साबित करना होता है कि एक टाइम फ्रेम तक वो जो क्लीन एयर टारगेट्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसको वो मीट कर पाएंगे।
और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो लॉज ये भी कहते हैं कि उस शहर को, उस स्टेट को पेनलाइज किया जाए। वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग इसकी एक बड़ी वजह बता रहे हैं। दरअसल इंसान जाने अनजाने कई तरह से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि राजस्थान के कुछ इलाकों में पानी पहुंचाकर रेगिस्तान को हरियाली में तब्दील किया गया। जिस तेजी से जमीन बंजर हो रही है उसे देखते हुए ये प्रयास नाकाफी हैं। अनु दीवान के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। विकास और पर्यावरण के बीच संबंध पर लंबे समय से बहस जारी है। कई लोगों का मानना है कि विकास की गति तेज होगी तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचना लाजमी है, लेकिन पर्यावरण के जानकारों ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि विकास पर्यावरण की शर्तों पर नहीं हो सकता। दोनों के बीच किस तरह सामंजस्य बने, इस पर अब भी विवाद है। अपने देश का ही एक मामला लें तो एक तरफ तरक्की है और दूसरी तरफ बढ़ता प्रदूषण। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी पशुपेश को बयां करती इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। शहरों में खड़ी इन ऊंची इमारतों को देखिए, तरक्की की ये नई मिसाल है। बीते 2 दशक में भारत में तेज गति से शहरीकरण हुआ है, लेकिन इसी दौरान देश में प्रदूषण का स्तर भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। आलम यह है कि एक हालिया शोध में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 13 भारत के हैं। राजधानी दिल्ली में तो हालात और भी खराब हैं। वायु प्रदूषण के मामले में तो दिल्ली की स्थिति बदतर है। यहाँ छोटी उम्र के हर चौथे बच्चे सांस की बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। जहरीली हवा के चलते भारत में लोगों की सामान्य उम्र जितनी होनी चाहिए उससे 3 साल कम हो जा रही है। पूरे देश में 67 करोड़ लोग उन इलाकों में रहते हैं जहां हवा में मौजूद कण मानकों से 4 गुना ज्यादा हैं, यानी खतरे की घंटी चारों तरफ बज रही है। हवा बहुत प्रदूषित है, हमारी नदियां बिल्कुल मर गई हैं, तो उनको बचाने के लिए सरकार ने ये क्या किया है उसके बारे में हमारी अभी भी उम्मीद है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। दिल्ली की हवा का प्रदूषण के बारे में इस सरकार ने बहुत कमज़ोर कदम उठाए हैं और ये बढ़ाने की ज़रूरत है अगले साल में। बढ़ते कारखानों और गाड़ियों की तादाद ने लोगों को सुविधाएं तो पहुंचाई हैं, लेकिन इसी वजह से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी फैल रही हैं। कूड़े के ढेर शहरों की पहचान बन गए हैं। शहरों के कचरे पड़ोस की नदियों में बहाए जा रहे हैं और जल शोधन योजना के अभाव के चलते उत्तर भारत में गंगा और यमुना की हालत बदतर हो गई है। दिल्ली में तो यमुना और गंदे नाले के बीच फर्क करना भी मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि यमुना के दिल्ली से गुजरने वाले हिस्से को एक पूरी नदी मान लें तो ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी कहलाएगी। अब देखिए जो रिवर पे जो पोल्यूटेंट्स आते हैं, एक आता है इंडस्ट्रियल सोर्सेज से और एक दूसरा आता है सीवेज से। पर अगर पूरे देश में अगर हम देखें, ज्यादातर शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट के लिए जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज हैं वो भी हम नहीं बना पाए। आज दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में हम सिर्फ 40% तक सीवेज को हम ट्रीट कर पाते हैं। महानगरों के साथ गंदगी का ये रिश्ता विकास और पर्यावरण पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। बिजली की खपत, एसी, रेफ्रिजरेटरों की बढ़ती संख्या, गाड़ियों के धुएं, पॉलिथीन के इस्तेमाल से लेकर ठोस और द्रव कचरों के निपटान के चलते पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में नदियों के किनारे जिस तरह घर बनाए गए, पहाड़ों के आसपास जिस तरह निर्माण कार्य हो रहे हैं, नदियों को जिस तरह बांधों में तब्दील किया जा रहा है, उससे पर्यावरणविदों का एक तबका नाराज है। जंगलों की कटाई और कारखाना लगाने से पहले पर्यावरण को होने वाले नुकसान के आकलन में कई बार कोताही बरती जाती है। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि वो अब कार्रवाई के मामले में तेजी बरतेगा। यह सरकार का काम नहीं है, केवल सरकार कानून करेगी। अपने देश में दुर्भाग्य से कानून का अमल बहुत कम होता है। हमने ये तय किया है कि अब सरकार दूसरे वर्ष में प्रवेश किया है, तो अब इस साल हमारा सारा जोर एनफोर्समेंट पे रहेगा, कानून और नियमों का अमल हो, यही हमारा प्रण रहेगा। यह हमारे तरफ से हम करेंगे, लेकिन हम लोगों को भी चाहेंगे कि लोग इस सारे आंदोलन में सहभागी हो। हाल ही में देश के 4 महानगरों में एक सर्वे किया गया। इसमें नतीजा ये निकला कि 8 से 14 साल के करीब 2500 बच्चों में 40% के फेफड़े कमजोर हैं। वायु प्रदूषण तो है ही, लेकिन चिंताएं इससे कहीं बढ़कर है।
ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान बढ़ रहा है और हिमालय जैसे पहाड़ों पर ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं। विकास के जो पैमाने में है उसकी परिभाषा को लेकर आज भी मतभेद है। एक कोई इंडस्ट्री लग रही है, वो इंडस्ट्री लगने पे या स्थापित हो रही है तो पूरी हम अपनी जितने भी नियम है, जैसे जो एक्शन है हमारे, उस लीगल को फॉलो करते हुए जाएं। हम लोग ये माने कि भाई किस तरह से अगर हम लोग दोहन कर रहे हैं प्रकृति से किसी चीज़ का, उस दोहन को कैसे करें कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कोई प्लांट को यूज़ कर रहे हैं, बैम्बू को यूज़ कर रहे हैं के लिए, उसी को उतना प्लांट भी करें। घर से बाहर निकलते समय इलेक्ट्रिकल स्विच ऑफ करते हैं क्या? हम पानी का नल का तुरंत बंद करते हैं क्या? हम क्या पानी की कम उपयोग कर रहे हैं क्या? हम सभी इंडस्ट्रीज को भी कह रहे हैं कि आप जितना पानी यूज कर रहे हो उससे आधा करो। उसका भी जो ये होगा वेस्ट होगा उसको ट्रीट करके वही रीयूज करो, हार्वेस्ट करो, रिसाइकल करो, ये सब मंत्र है। पर्यावरण को बचाने के लिए देश में कई नियम कायदे बने। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कई फैसले सुनाए जिससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिले, लेकिन उनमें से कुछ फैसलों को लागू करने के बदले खुद सरकार ही अदालत पहुंच गई। नवविक्रम सिंह के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।